हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, उम्मीद है आपने दीपावली को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आपने मना लिया होगा। तो आइए दोस्तों, अब फोकस करते हैं वापस अपनी स्टडी पे। तो चलिए, ये क्विज को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्विज है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आइए दोस्तों, लेते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है, उस स्थान को क्या कहते हैं? यानी वो स्थान जहां पे अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर एक नई नदी का निर्माण करती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, देवप्रयाग। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पे आपको मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 सूची 2 दे रखा है, एक तरफ यहां पे है खतलिंग, नामिक, जोहार घाटी और बैजनाथ। इधर है गोमती, मेलंगना, पूर्वी रामगंगा और ट्रेल पास। तो यहाँ पे मिलान करना है कि कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो जो आपकी खतलिंग है दोस्तों, ये मेलंगना में है। नामिक है, यह आपकी पूर्वी रामगंगा के पास पड़ती है। जोहरा घाटी ट्रेल पास और बैजनाथ आपका गोमती के पास यहाँ पे पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, खतलिंग क्या है दोस्तों? खतलिंग उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित एक ग्लेशियर है, जहां से भिलंगना नदी उद्गम होती है। ठीक है, इसी प्रकार जो नामिक है, यह भी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित एक ग्लेशियर है, जहां से रामगंगा नदी निकलकर आती है दोस्तों। इसी प्रकार जोहार घाटी गौरी गंगा नदी के साथ विस्तृत है। इसका प्रयोग तिब्बत के साथ व्यापार के लिए हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, इसे गौरी गंगा घाटी और मिलाप घाटी के नाम से भी जाना जाता है। और बैजनाथ क्या है दोस्तों? बैजनाथ उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। ठीक है, तो आंसर आएगा इस सवाल का ऑप्शन ए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। गढ़ केसरी के नाम से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है? गढ़ केसरी के नाम से कौन सा व्यक्ति यहां पे प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आंसर आएगा, बताइए जरा। गोविंद बल्लभ पंत, जोधा सिंह नेगी, मुकंदी लाल। तो गढ़ केसरी यहां पे दोस्तों, गढ़ का मतलब है गढ़वाल, और गढ़वाल पड़ता है उत्तराखंड में। तो गढ़वाल के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें गढ़ केसरी कहा जाता है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, क्योंकि उनका नाम है अनुसूया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है ना उत्तराखंड पीसीएस का है, जो प्रश्न दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। तो टिहरी राज्य का भारतीय संघ में जो विलय है दोस्तों, 1949 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और उस समय गढ़वाल पर परमार वंश का शासन चलता था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अजमल कसाब को फांसी किस दिन दी गई दोस्तों? क्या आपको याद है? मुंबई आतंकवादी हमले 2008 के मुख्य आरोपी अजमल आमिर कसाब को फांसी की सजा कब दी गई? तो दोस्तों, पुणे के यरवदा जेल में 21 नवंबर 2012 को फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं बद्रीनाथ जो धाम है, भगवान विष्णु को समर्पित है और बहुत ही प्रसिद्ध धाम है। यह हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक है दोस्तों। तो आपको ये पता होना चाहिए कहां पर है। तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले में है। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर आएगा। अगला सवाल है, यहां पे फिर से मिलान करना है। एक तरफ लेखक का नाम है, एक तरफ पुस्तक का नाम है। अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद, कृष्ण देव राय और कलहण। तबाकेत ए अकबरी, अकबरनामा, राजतरंगिणी, अमुक्त माल्याद। तो दोस्तों, यहां पे जो मिलान आएगा वो आएगा, अबुल फजल ने लिखी है अकबरनामा, निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है तबकाते ए अकबरी, कृष्ण देव राय ने लिखी है अमुक्त माल्या, जो तमिलनाडु का प्रसिद्ध ग्रंथ है तमिल भाषा का, और कलहण ने लिखी है राजतरंगिणी।
तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों। ठीक है, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, निजामुद्दीन अहमद तबकाते ए अकबरी और कृष्ण देव राय ने अमुक्त माल्याद और कल्हण द्वारा राज तरंगिणी का यहाँ पे राइटिंग किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, अशोक जो सम्राट अशोक थे वो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वो मौर्य वंश से संबंधित रखते थे, जिन्हें देवानाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राजपूतों के मध्य लड़ी गई थी? बताइए जरा, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा, चंदेरी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, 17 मार्च 1527 को मुगल शासक बाबर और राजपूत शासक राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ था और इस अवसर पर बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा के युद्ध के बाद, राणा सांगा को पराजित करने के बाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और वराहमिहिर किसके समकालीन थे? तो दोस्तों आर्यभट्ट और वराहमिहिर गुप्त साम्राज्य के विद्वान हुआ करते थे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ एवं खगोल विज्ञानी थे, जबकि वराहमिहिर एक गणित वैज्ञानिक थे दोस्तों। ठीक है, मैथमेटिशियन। तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, यहां पे एक तरफ देश दे रखे हैं और उनकी संसद का नाम दे रखा है और आपको बताना है कि किस देश की संसद को क्या कहा जाता है। तो जरा बताइए दोस्तों, फटाफट क्वेश्चन को देखिए और आंसर टिक कीजिए। तो यहां पे दोस्तों सही जो आंसर आएगा वो यहां पे मिलान आएगा, यूएसए की संसद को दोस्तों हम सोरा कहते हैं। ठीक है, जबकि जापान की संसद को डायट कहा जाता है, इसमें भी 2 सदन होते हैं। रूस की संसद को दोस्तों ड्यूमा कहा जाता है और अफगानिस्तान की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। यानी ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही है। ठीक है, यूएसए की संसद को दोस्तों क्या कहते हैं? सोरा। जापान की संसद को डायट कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा और अफगानिस्तान को जो संसद है उसे हम कहते हैं कांग्रेस। सॉरी, यहां पे गलत हुआ है, ऑप्शन सी आंसर है, तो 1 का 2 आएगा यहां पे भाई। यूएसए की संसद कांग्रेस आएगी, जापान की डॉयट है, रूस की ड्यूमा और अफगानिस्तान की सोरा, ऐसे है ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि में देखने वाले उपकरणों में किया जाता है? निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात में देखने वाले उपकरणों, नाइट विजन उपकरण जिन्हें कहा जाता है, उनमें प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, माइक्रोवेव या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों रात में नाइट विजन उपकरणों में देखने के लिए दोस्तों इंफ्रारेड तरंग, यानी जिन्हें अवरक्त तरंग भी कहा जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? निम्न में से कौन सा विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट या नाइट्रोग्लिसरीन? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है। खनन कार्यों में विस्फोट करने हेतु डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग विस्फोटक की तरह किया जाता है, विस्फोटक के रूप में होता है। अगला सवाल है, भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? बताइए जरा। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, चेन्नई। जी हां दोस्तों, और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1962 में हुई थी। यह देश में जानवरों के संरक्षण हेतु कानूनों का अनुपालन करवाने के लिए सुनिश्चित करती है।
तो भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला सवाल है, जब 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? तो दोस्तों बताइए फटाफट। तो दोस्तों 1833 ईस्वी में राजा राम मोहन के निधन के बाद ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व है देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था दोस्तों। ठीक है, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हुआ करते थे महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने ही ब्रह्म समाज का नेतृत्व अपने हाथों में लिया था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर किसके शासनकाल में बना था? प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में बना? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कृष्ण देव राय प्रथम। जी हां दोस्तों, कृष्ण देव राय के शासनकाल में ही कर्नाटक के हम्पी में स्थित प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण हुआ दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सन 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की गई दोस्तों। यह एक राजनीतिक संगठन था जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विरुद्ध मजदूरों को एकजुट करने के लिए निर्मित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण एक क्रिया है जिसमें एटीपी का उत्पादन होता है, नेड में उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है दोस्तों। तो क्या होता है इसमें? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न की फसल कौन सी है? विश्व में सबसे अधिक उगाई जाने वाली अन्न यानी खाने योग्य जो वस्तु है, जो फसल है, वो कौन सी है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, चावल। और चावल के बाद दूसरा नंबर आता है दोस्तों गेहूं का। तो सबसे ज्यादा कौन सी दोस्तों? चावल। अगला क्वेश्चन है, अप्सरा किसका नाम है? अप्सरा किसका नाम है? बताइए फटाफट। तो दोस्तों इस सवाल का जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसका निर्माण बार्क द्वारा, किसने किया निर्माण? बार्क ने सन 1956 में। ठीक है, तो अप्सरा क्या है दोस्तों? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अगला सवाल है, मालगुडी डेज जो पुस्तक है ये किसने लिखी है? मालगुडी डेज किसने लिखी है? बताइए फटाफट। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर के नारायण। जी हाँ दोस्तों, महान साहित्यकार आर के नारायण द्वारा रचित लघु कहानियों का संग्रह है जिसे मालगुडी डेज भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी में रचित इस पुस्तक पर दूरदर्शन द्वारा इसी नाम से अत्यंत चर्चित धारावाहिक का निर्माण भी किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, पुंड्रवर्धन भुगती कहां स्थित है? पुंड्रवर्धन भुगती, वर्धन है दोस्तों, वह है। पुंडुवर्धन भुगती कहां स्थित है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल यानी उत्तरी बंगाल में। ठीक है, ये पुंडू पनामक अनार्य जाति के निवास के कारण इसका नाम निश्चित किया गया है। यानी एक स्थान है जहां पे पुंडू पनामक जाति यहां पे निवास करती है, उसी के नाम पर ये स्थान पड़ा है नाम। ठीक है, तो ये कहां है दोस्तों? उत्तरी बंगाल में। अगला सवाल है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग केंद्र शासित प्रदेशों की बात हुई है तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जी हाँ दोस्तों, यहां पे 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अनुसार रहते हैं। अगला सवाल देखिए, हुमायूंनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा रचित फारसी भाषा में
एक बायोग्राफी है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाला बिंदु क्या कहलाता है। उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट आने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, पेरिज। क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे पेरिजी कहलाता है। जबकि सबसे दूर बिंदु को एपोजी कहा जाता है। ठीक है, तो उपग्रह की परिधि में पृथ्वी के सबसे निकट बिंदु को पेरिजी और सबसे दूरस्थ बिंदु को एपोजी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अगला सवाल है, सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है कौन सी गैस दोस्तों। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन या ऑक्सीजन। तो सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम ओजोन गैस करती है दोस्तों, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है O3। ठीक है, ऑक्सीजन का एक विशेष रूप होता है, यह वायुमंडल में अधिक ऊंचाइयों पर अति न्यून मात्रा में मिलती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कहां के शासक ने कहां के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था। निम्न में से कहां के शासक को तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, बराड़। जी हां दोस्तों, राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा का जो युद्ध है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बिदर के संयुक्त मोर्चे और विजयनगर साम्राज्य के शासक राम राय के मध्य हुआ था, और यह युद्ध विजयनगर के पतन का कारण भी बना दोस्तों। ठीक है, लेकिन इस युद्ध में बराड़ के शासक को आमंत्रित नहीं किया गया। अगला सवाल है, संघनन प्रक्रिया घटित होती है जब ताप 0 डिग्री से नीचे गिरता है, निरपेक्ष आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता के बराबर हो जाती है, ताप वायु खंड में स्थिर बना रहता है, या सापेक्ष आर्द्रता 100% एवं अधिक हो जाती है। तो संघनन की प्रक्रिया कब घटित होती है दोस्तों। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, जब सापेक्ष आर्द्रता 100% या ज्यादा हो जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यूरिया, नीम, एजोला या इनमें से कोई नहीं। जैविक खाद के रूप में दोस्तों एजोला का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर आएगा। जी हां दोस्तों, यह भी एक प्रकार का उर्वरक ही है। ठीक है, जैविक खाद पौधों के लिए हितैषी सूक्ष्म जीवों से युक्त ये उर्वरक होते हैं, जिनमें प्रमुख है एजोला, एजोबैक्टर, राइजोबियम, नील, हरित शैवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हाइग्रोमीटर से क्या नापा जा सकता है। आपको ये बताना है हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों। तो बताइए फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और शेयर भी करके आइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी प्रकार की क्विज के लिए दोस्तों। डेली मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम हम आपको क्विज देने वाले हैं। तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वातावरणीय आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, जबकि वायु वेग को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है। हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक का नाम क्या है। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, ई एटकिंसन। ई एटकिंसन यानी एडविन थॉमस एटकिंसन द्वारा हिमालयन गजेटियर पुस्तक लिखी गई है, जो कि हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों को आधार बनाकर लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन सी दोस्तों। अगला सवाल है, फ्लेमिंग ने क्या खोजा था। रेडियम, पेनिसिलिन, वैक्सीन, इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों पेनिसिलियन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति पेनिसिलियम फंगी से हुई है और इसकी खोज लंदन के प्रसिद्ध जीवाणु वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में की गई। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या खोजा दोस्तों? पेनिसिलियन। अगला सवाल है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठोस। जी हां दोस्तों, सॉरी, आंसर आएगा यहां पे ऑप्शन बी, तरल रूप में की जाती है, तरल। ठीक है, अत्यधिक दाब पर भंडारित करने की वजह से यह गैस तरल रूप में आती है दोस्तों। अगला सवाल है, कुचिपुड़ी नृत्य कहां से उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य का उद्गम आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, यह नृत्य एवं संगीत की मिश्रित अभिनय कला है दोस्तों। इसके प्रमुख जो नर्तक हुए हैं कुचिपुड़ी नृत्य के, वो है राजा और राधा रेड्डी, कौशल्या रेड्डी और यामिनी रेड्डी। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौशल्या रेड्डी किस नृत्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्यकार हैं? तो कुचिपुड़ी। कहां से है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, मिलान कीजिए, हड़प्पा के स्थान है और ये राज्य आपको बताना है। मांडा जिला कहां पड़ता है? दायमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो भाई राखीगढ़ी तो पड़ता है हिसार में, कालीबंगा पड़ता है राजस्थान में, दामाबाद पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में और मांडा जिला जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहां पे मिलान कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है, वह किस नाम से जानी जाती है? बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन ए, 90 ईस्ट कटक दोस्तों। जी हां दोस्तों, इन कटकों का निर्माण प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं से हुआ है दोस्तों। तो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंतः समुद्री कटक को 90 ईस्ट कटक के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय भारत सरकार में किस मंत्रालय के अंतर्गत है? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सम्मिलित नहीं है? कालीगंगा, बासुकताल, पिंडार, पिंडारी ग्लेशियर, बिलंगना, गोमुख ग्लेशियर, कोसी, कोसानियम बिनसर श्रृंखला। तो यहां पे जो बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, भिलंगना हिमालय से निकलने वाली नदी है और यह खतलिंग ग्लेशियर से, जी हां दोस्तों, कौन सा ग्लेशियर है? खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, अगला सवाल, भारत रत्न पदक के फलक पर क्या अंकित रहता है? जो भारत रत्न होता है उसके फलक पर, उसके सरफेस पर क्या अंकित होता है, क्या उस पर डिजाइन बना रहता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, सूर्य। भारत रत्न देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1954 में की गई थी। इसके मेडल में पीतल के पत्ते के आकार पर सूर्य का चित्र अंकित रहता है। तो ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक मेघालय राज्य की राजधानी। तो मेघालय की राजधानी क्या होगी दोस्तों? बताइए जरा। शिलांग, ऑप्शन ए। जबकि असम की दिसपुर, मणिपुर इम्फाल है। मिजोरम की क्या है दोस्तों? आइजोल। अगला सवाल है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए लाल पांडा को लोगो बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो फंड के लिए जो संकेत हो किसका है दोस्तों? लाल पांडा का, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट भारत के किस प्रदेश में संबंधित है? बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित दोस्तों एक प्रोजेक्ट है? तो आंसर आएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। जी हां दोस्तों, और यह जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो बुक्सा टाइगर प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल के राज्य जलपाईगुड़ी में स्थित है।
यह बुक्सा राष्ट्रीय पार्क का ही एक भाग है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से केंद्र शासित प्रदेश भाग लेता है या लेते हैं दोस्तों? केवल दिल्ली, दिल्ली और पुडुचेरी, सभी केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र शासित कोई भी भाग नहीं लेता है? तो भारत के राष्ट्रपति में दोस्तों केवल दिल्ली भाग लेता है। अगला सवाल, प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, फ्रांसिस गैल्टन, एफ से बनेगा, फ्रांसीसी गैल्टन ने सबसे पहले प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग किया। अगला सवाल है, एमआरआई का विस्तृत रूप क्या है? हम कहते हैं ना एमआरआई करवा लो को बीमारी हो जाती है, तो एमआरआई क्या है दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। एमआरआई का मतलब होगा मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एक तकनीक है जो चुंबकीय प्रभाव व रेडियो विकिरण की सहायता से शरीर के अंगों एवं ऊतकों का सटीक चित्र उपलब्ध करवाती है, जिसका उपयोग चिकित्सा में बहुतायत में किया जाता है। तो एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों आंसर आएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी जो है पानी में घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही पानी में घुलनशील होते हैं। यहां पे ऑप्शन दे रखा है तो ऑप्शन बी इस सवाल का आंसर आएगा। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से दोस्तों? एक तो जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। वसा की बात की जाए तो वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है विटामिन ए, डी, ई और के दोस्तों। अगला सवाल, पारदर्शी झिल्ली जो आंख को ढकती है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो पारदर्शी झिल्ली जो आंख को ढकती है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, यह भाग आंखों के अग्रभाग में पाया जाता है और धूल और अन्य हानिकारक कणों से संरक्षित करती है। अगला सवाल है, मरीचिका किसका उदाहरण है? बताइए जरा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाए और आप साथ ही साथ मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा दोस्तों। तो मरीचिका किसका उदाहरण है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत का अंटार्कटिक में द्वितीय स्थायी स्टेशन किस नाम से जाना जाता है? भारत के अंटार्कटिका में स्थित द्वितीय स्टेशन को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आंसर आएगा ऑप्शन बी, मैत्री। ठीक है दोस्तों, भारत द्वारा अंटार्कटिका में जो स्टेशन है वो 3 है। पहला है 1983 में स्थापित किया गया दक्षिण गंगोत्री। दूसरा है मैत्री जो कि 1989 में स्थापित किया गया। तीसरा है भारती जो कि 2012 में स्थापित किया गया। तो जो दूसरा स्टेशन है उसे मैत्री कहते हैं, पहले को दक्षिण गंगोत्री और तीसरे को भारती कहते हैं, जो कि 2012 में स्थापित किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्विज। आपने यहाँ पे कितना स्कोर किया है और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते अगले मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।